की खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा माफिया। माफिया इस समय चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि उत्तराखंड जब बना 2000 में, तो उसका कोई एक ज़मीन से संबंधित, जल जंगल ज़मीन जो संसाधन है उनसे संबंधित कोई अच्छा कानून नहीं बना। उत्तर प्रदेश का जो जमींदारी निवारण अधिनियम होता था, जिसके तहत ये सारे कानून आते हैं, जी। वही वहाँ लागू हुआ। उसमें भी एक रोचक बात ये थी जिसको उत्तराखंड के नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की ज़मीनों का हक पंचायतों के पास होता था। सिर्फ उत्तराखंड के तत्कालीन 8 जिलों की ग्राम सभाओं का मालिकाना हक पंचायतों की बजाय सरकार ने अपने हाथ में रखा। इस विसंगति, और राज्य बनने के बाद और ये विसंगति हो गई। जी जी। अच्छा, उत्तराखंड जो कि सुंदर था, बहुत है, सुंदर है। मुझे उसकी सुंदरता कम अब दिखने लगी है, जी, लेकिन सुंदर जी। है। वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही वहाँ पर लोगों ने अपने ठिकाने, अंग्रेज़ों के भी थे, उत्तर प्रदेश के अफसरों ने बहुत सारे लोगों ने अपने ठिकाने बनाए अच्छी जगहों पर, रानीखेत में, रामगढ़ में, मुक्तेश्वर में, दूर दूर तक बनाए। उत्तराखंड बनने के बाद एकाएक क्या हुआ कि जो सत्ता बहुत दूर थी उत्तराखंड से, लखनऊ में थी, लोग चाहते थे सत्ता हमारे नज़दीक हो। जो स्वाभाविक है कि अपनी बात उसको कहने के लिए हमारा अपना विधायक हो, हम अपनी बात कहें, सरकार हमारे समीप हो, हमारी आवाज़ सुने। जो सरकार बनी वो उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ ज़्यादा ही दबंग बनी। तो उसने अपनी जनता की वास्तविक मांगें सुनने की बजाय जो सत्ता के विभिन्न अंग होते हैं, बिचौलिए, दलाल, माफिया, ज़मीनों के सौदागर, ठेकेदार, इन सब की मांगें सुन करके क्या किया, धीरे धीरे वहाँ की जल जंगल जमीन, नदियों से रेता और बजरी निकालने के ठेके। आज की तारीख में एक गांव का आदमी अपना मकान बनाने के लिए नदी से पत्थर नहीं ले जा सकता, नदी से रेत नहीं ले जा सकता, किसी जंगल से थोड़ी लकड़ी नहीं काट सकता। उसे सब बिचौलियों का और ठेकेदारों और माफियाओं के हाथ में है। वो लोग उसका, आप उत्तराखंड में आज जो फलते फूलते उद्योग हैं उनमें क्रशर्स हैं, यानी नदियों से बड़े बड़े बोल्डर लाके उनकी गिट्टियाँ बना के वो बेची जाती हैं। जी जी जी। जल नदियों को जगह जगह बांध बनाकर 300, 350, 400 इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं पूरे उत्तराखंड में चल रही हैं, जो गाँव का नदियों को रोक दे रही है। नदी बह रही है, उसका पानी उन्होंने डाल दिया सुरंगों में, जी। झरनों का पानी डाल दिया जी। और बिजली भी उससे बनती है, बिजली उससे बनती, बांध बना दिए बड़े बड़े। जी। तो जो स्थानीय संसाधनों से, नदियों से निकाल के परंपरागत गूल पद्धति होती थी, जी। जैसे बिहार में भी था आहार पइन प्रणाली कहते थे। तो जो गूल निकाल, दूर से नदी से पतली सी नहर जैसी बना के लाए और खेतों को ले जाते, वो सारे सब बंद हो गए, सब बंद हो गए। और ये जो बिल्डर्स हैं, जैसे बार बार ये ऐड आता है सोशल मीडिया में और बहुत परसू करते हैं, और बहुत मतलब 55 लाख में हम आपको एक नंदा देवी के व्यू का अपार्टमेंट दे देंगे, ऐसे मतलब मास प्रोडक्शन में घर बन रहा है, बिक रहा है। बहुत से लोगों ने यहाँ से जा के, आप दूर न जाएं, जी, सिर्फ भवानी, नैनीताल के आसपास, हाँ हाँ हाँ, रामगढ़, मुक्तेश्वर, इस इलाके में चले जाएं, हाँ, तो आपको पहाड़ियों पर जंगल नहीं, घर अपार्टमेंट्स दिखेंगे, डिब्बे जैसे बनेंगे। और वो संवेदनशील कच्ची पहाड़ों पर अनियंत्रित, अनियोजित ढंग से बने हुए हैं। और वो आप जाइए, वो आप दिल्ली के, और बिल्डर कहाँ के हैं? दिल्ली के, हरियाणा के, बम्बई के। अब स्थानीय लोगों ने भी सीख लिया, जब इनको देखा देखी तो अपना राज्य बन गया। तो स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय दलाल, स्थानीय माफिया निकल आए। तो इसमें हमारे उपन्यास में एक कुंदन शाह करके जो एक डेवलपर है, वो स्थानीय व्यक्ति है। जी जी। वो अपने ही गांव लोगों को, सीधे साधे लोगों को बरगला के उनकी ज़मीन खरीदता है और जंगल के बीच में एक नेचर हट बनाता है और टूरिस्ट को बुलाता है। नेचर हट के बहाने जितना पर्यटकीय अराजकता है वो गांव में पहुंच रही है। ये इस तरह के दृश्य ये गांव में दिखाई देता है। जी जी। दूसरा क्या हुआ
कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ का भूगोल डिफरेंट है, वहाँ के संसाधन डिफरेंट हैं, वहाँ का विकास मैदान की तर्ज पर तो नहीं हो सकता ना। अगर उत्तराखंड की कोई राजधानी होगी तो वह लखनऊ की तर्ज पर नहीं होनी चाहिए। जी। उत्तराखंड का गांव लखनऊ के गांव की तर्ज पर नहीं विकसित होना चाहिए, क्योंकि उसका भूगोल, उसका जल, सब कुछ डिफरेंट है। तो पर्यावरण अनुकूल विकास की नीति नहीं बनी, वो सोच में ही गायब है। नतीजा क्या हो रहा है कि आप उत्तराखंड में भी बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं नदियों के किनारे। उत्तराखंड में भी आप चौड़ी सड़क को बनाना वही मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि आपने अभी अपने व्याख्यान में बड़ी अच्छी बात कही, एक उदाहरण दिया कि 4 लेन सड़क, हाँ, जिसको नरेंद्र मोदी प्रगति का प्रतीक मानते हैं। ऑल वेदर जी। 4 लेन सड़क बनाने की तो ये सड़क एग्जैक्टली कहाँ बन रही ये है? असल में ऋषिकेश से, जी। जो हरिद्वार के साथ है, ऋषिकेश से 4 धाम जाने के लिए बन रही है। उसका नाम है 4 धाम ऑल वेदर 4 लेन रोड। जी जी तो जी। 4 धाम का मतलब हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इतनी चौड़ी सड़क क्यों चाहिए? आज भी वो सड़क है, लोग तो अब भी जा रहे हैं। दूसरी बात है कि शंकराचार्य ने अगर केदारनाथ एक दुर्गम उच्च हिमालयी शिखर पर बसाया, तो इसलिए थोड़ी बसाया कि आप वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और गाड़ी लेकर जाओ। इसलिए बनाया कि आप एक कठिन यात्रा करके वहाँ पहुँचो, तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति क्या है, पहाड़ क्या है, मंदिर क्या है, तब आपकी आस्था। हाँ, लेकिन ये जो मतलब जो तब मंदिर में जो आस्था की परीक्षा होगी। जी जी। है ना? इसमें तीनों कप नहीं ना आया था इस रूप में, दो ही आया। की परीक्षा होगी ना, आप जाएंगे वहाँ। अब हाँ। आज की तारीख में आप वहाँ, आप सोचिए हेलीकॉप्टर के शोर से सीजन में केदारनाथ में रोजाना कितना हेलीकॉप्टर जाते हैं, और उनके शोर से वहाँ आसपास के जीव जंतुओं का बिहेवियर बदल गया जी। वो क्यों गड़ 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 हेलीकॉप्टर, सोचिए लगा हर आधे घंटे में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ उतर रहा है। तो उसकी, और मालूम है आपको, पहाड़ के जनजीवन में ये आम बात है कि जोर से बोलने वाले को डांट पड़ जाती, पहाड़ में जोर से नहीं बोलते। जी जी यानी जी। जोर से बोलना जहाँ मना है, वहाँ पर मालूम जहाँ आपको, की संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि पर्यावरण संवेदनशील है। हाँ हाँ वहाँ आप केदारनाथ में डीजे बज के डांस कर रहे हैं पर्यटक। हाँ हाँ। पैसा है मध्य वर्ग के पास, हेलीकॉप्टर लिए किराए पर वहाँ उतरे, और आप देखिए केदारनाथ में क्या हो रहा है। बारात निकाल रहे हैं, आप डीजे बजा रहे हाँ, हैं, destination हजार wedding, संगीत जी, जी। बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। वहाँ जहाँ बोलना जोर से मना है, उस पहाड़ पर आप और शंकराचार्य पीठ बनाने के नाम पर आप वहाँ सीमेंट और सरिये का, कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। चोरबाड़ी झील टूटी थी केदारनाथ के ऊपर 2013 में, जो भयानक त्रासदी हुई, वैसी त्रासदी आज कभी भी। परसों के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है जी। एक अध्ययन हुआ है कि पहाड़ उत्तराखंड में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सब भयानक तबाही के कगार पर है। हाँ हाँ हाँ। परसों के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर जी है। जी। लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं है। विकास का मतलब हो गया है कि बेहिसाब निर्माण। पहाड़ कितने संवेदनशील, आपको पता है कि हिमालय, ये पर्वत है हिमालय पूरा, ये सबसे कमजोर, सबसे नया बच्चा है अगर हिमालय पहाड़ों के हिसाब से देखें। जैसे हमारा पश्चिमी घाट सबसे पुराना पहाड़ों में से गिना जाता है, हिमालय का ये हिस्सा बहुत कच्चा है, बच्चा शिशु पहाड़ है जो अभी ग्रो कर रहा है। जैसे ये हिमालय की शिखरों, जियोलॉजिकली स्पीकिंग, जियोलॉजिकली इसके शिखरों की ऊंचाई हर साल कुछ कुछ बढ़ रही है। अनस्टेबल है पहाड़, अभी स्टेबल नहीं हुआ है, और हम उसी को काट ये रहे हैं। इसीलिए बारिश में आप सड़क बनाए या न बनाए, पहाड़ में भूस्खलन, भूधसाव एक नेचुरल प्रक्रिया है। अच्छा, एक सवाल और है, ये बीच बीच में लैंडस्लाइड्स, जी। क्लाउड बर्स्ट, केदारनाथ में यात्री मारे गए, ये सब होता है, ये नेचुरल कैलामिटीज़ हैं और इनसे बचने का कोई उपाय आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते, असल में ना ये और होगा। नेचुरल कैलेमिटी कहने में थोड़ी मुझे आपत्ति है। हाँ, ये हाँ। नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो मैं मानता हूँ। जी अस्थिर पहाड़ है, पत्थर गिरेंगे, पहाड़ एक जगह से टूट के नीचे गिरेगा, दूसरी जगह बन जाएगा। जी, ऐसे ही जी, तो जी। भूगोल बनता है। हैं? बाद में काम आएगा। ऐसे ही तो भूगोल बनता है। लेकिन जब हम वहाँ
जिस अस्थिर पहाड़ में अगर हम डायनामाइट कि डाल के विस्फोट उड़ाएंगे तो करेंगे, और भी ज़्यादा। खूब 4 लेन चौड़ी सड़क बनाना चाहेंगे या बहुमंजिल इमारत बनाना चाहेंगे या हेलीकॉप्टर दौड़ाएंगे, तो वो जो नेचुरल प्रक्रिया है बनने बिगड़ने की, वो भयानक प्रोपोर्शन में हो जाएगी। जी जी। इसीलिए जैसे जोरबाड़ी में झील टूटी, अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि पहले भी होती थी, लेकिन अब उसे बादल फटना कह रहे हो आप, बादल फटने को जस्टिफाई ठहरा रहे हो कि बादल फटने से नुकसान हुआ। ठीक है, बादल फटता था, अतिवृष्टि होती थी, लेकिन आपने अगर नदियों के किनारे किनारे बेहिसाब निर्माण कर दिए हैं तो फिर वो सब तो बह बढ़ेगा। जाएंगे। हाँ हाँ। तो वो आपने है। नदी का सम्मान नहीं किया, आपने पहाड़ का सम्मान नहीं किया, आपने प्रकृति का सम्मान नहीं किया। और तीर्थ यात्रा की आप तोहमत किसी अब और पे लगा लाखों रहे हैं। लोगों को हाँ। आप इजाजत देते हैं केदारनाथ जाने की, जी जी जो जी। गलत है। बिल्कुल। इसीलिए वो इतनी दूर बना था अच्छा कि- सर, एक सवाल और है। ये भी बड़ा मतलब हमने बहुत बार सुना कि कहाँ कहाँ पहाड़ में, उत्तराखंड में ही शायद ये हुआ कि कोई हिंदू वाहिनी नाम की संस्था ने बाकायदा ये नोटिस लगाया, कुछ लोगों ने उसको फेसबुक पर भी साझा किया था, मंगलेश जी ने, मुझे याद है, कि मुसलमान छोड़ दें। ये सही बात है? ये दरअसल ये नई गतिविधि है। हाँ। उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं था, इतना शांतिपूर्ण समाज था। जैसे हमारा पूरा ही भारतीय समाज एक सद्भाव से रहने वाला समाज था सदियों से। ये 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नए हिंदुत्व नारे के तहत, बीजेपी की नई डिजाइन के तहत उत्तराखंड में एक जबरदस्त प्रयोग चल रहा है। वो उसे पूरी तरह हिंदू मुस्लिम बना। विरोध में बदल रहे हैं। वो तो वो पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे लेकिन देश वहाँ का- वो बाकायदा लेकिन नोटिस लगा उत्तराखंड- रहे हैं। उत्तराखंड छोटा है, जी। उत्तराखंड छोटा सा और छोटा- देवभूमि है। देवभूमि है। और ये भी मानकर आप चलिए कि ब्राह्मण यानी सवर्ण बहुल समाज है वो। जी। वहाँ ज्यादातर ब्राह्मण और राजपूत जातियां हैं। जी पिछड़ी और अल्प दलित जातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तराई की तरफ ज़्यादा है। अब अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ है, जब आपने टूरिज्म को एक व्यवसाय की तरह विकसित किया, जब केदारनाथ और बद्रीनाथ में अपार यात्री जा रहे हैं, तो मैदानों से, तराई से अपने छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए लोग जाते हैं। तो जैसे रामपुर, रामनगर, सहारनपुर, इस इलाके के हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए, वो दुकानदार तीर्थ यात्रियों को सामान बेचने के लिए प्रतिवर्ष जाते थे। वो एक अस्थायी प्रवास होता था और सीजन के बाद वो लौट आते थे। फिर धीरे धीरे से उनमें से कुछ लोगों ने वहाँ पर बसना शुरू किया और बसाए भी गए, क्योंकि ब्राह्मण को भी तो बाल काटने वाला नाई चाहिए ना, हाँ हाँ हाँ। जूते सिलने वाला मोची चाहिए, लेकिन चाहिए ब्राह्मण और ठाकुर को। तो उत्तराखंड में भी ऐसी दर्जी चाहिए ना मुसलमान आपको। जी, तो जी। ये ऐसी आबादियां बसी। जी अब क्या हो रहा है, आज की तारीख में एक दुष्प्रचार चल रहा है कि उत्तराखंड में मुसलमानों का कब्जा हो रहा है। हाँ, जैसे कि हिंदुत्व को खतरा है, पूरे देश में ही मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ मुसलमान भर गए, आबादी बढ़ रही, कल को कब्जा हो जाएगा। अब पौड़ी में हुआ, उत्तरकाशी में हुआ, कई जगह ऐसा हुआ है कि अब वो एक लड़की जो अपना कपड़ा सिलवाने मुस्लिम दर्जी के यहाँ जा रही थी, दुकान का पता पूछ रही थी, और लोगों ने अफवाह बना दी कि उसको तंग कर रहा था, छेड़ रहा था। बताइए। और वहाँ आंदोलन शुरू हो गया और नारे लग गए, पोस्टर लगे, मुसलमानों छोड़ो, भागो। कई लोग भागे। मैंने इस पर अपने ब्लॉग में एक लंबा राइटअप लिखा, हाँ, मुझे लिंक भेजिए। मैं वैसे। आपको भेज दूंगा अभी। तो अब क्या हो रहा है कि वो जगह जगह ये होने लगा, जगह जगह आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं। बहुत तो गलत। ये अब वहाँ पर समान नागरिक संहिता का प्रयोग हो गया है। जी जी जी। आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसा कानून बना दिया, वो लिव इन रिलेशनशिप वाला एक कानून बना दिया क्या जबरदस्त, क्या? कि अगर आप कोई साथ में रह रहे हैं लड़के लड़की, तो उनको कई तरह की नियमावली माननी पड़ेगी। इस तरह के कानून उत्तराखंड बन के बीजेपी अपना जो वर्चस्व एक है। प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ प्रयोग करना बहुत आसान है। जी। तो उत्तराखंड के कई कस्बों में ये अफवाह के, और सामान्य जनता इसमें विश्वास करने लगी। जी जी जी। वो ये नहीं देख रहे असल में क्या हुआ, आबादी बढ़ी है। उत्तराखंड में अगर व्यवसाय बढ़ा टूरिज्म का, तो उससे लाभ लेने वाले छोटे मोटे व्यवसाय की सभी जगह बढ़े। उसमें हिंदू दुकानदार कितने इस बीच बस गए उत्तराखंड के कस्बों में, ये नहीं कोई गिन रहा है। बिल्कुल। अगर 10 मुसलमान परिवार कहीं बस गए या उन्हें दुकान खोल ली, तो वो सबकी आंखों में खटक रहा है। जी। तो तुलना नहीं कर। अभी एक
उत्तराखंड सरकार ने एक सर्वे कराया, कहा कि वन भूमि में इतनी मजार बन गई है। जी जी, बहुत। लेकिन हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने सर्वे करके बताया कि अगर 10 मजार बनी है तो 150 मंदिर बने वन भूमि में, उसको नहीं गिन रहे हैं आप। उसको नहीं गिनना है। ये हो रहा है सर। जी, नवीन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। बहुत आभार, आप हमारे शहर में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।